हम्म। हम्म। तीसरे का 117 तीसरे का। हम्म। चलिए पढ़ते हैं लाइन से। पहला सॉल्यूशन बनाते हैं। 40 छात्रों की एक संख्या में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:3 7:3 है। तो लड़कों के औसत अंक 65 है और लड़कियों के 72 है। तो पूरी कक्षा के औसत अंक क्या है? तो 7:3 दिया है लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो आप तुरंत लड़के और लड़कियों की संख्या निकाल सकते हो, है नहीं? तो क्या हो जाएगा बताओ? लड़के बॉयज कितने हो जाएंगे? तो लड़के और लड़कियों, तो बॉयज वाला हिस्सा 7 है, गर्ल्स वाला 3 है। क्या होगा बताओ? बॉयज की संख्या कितनी जाएगी? 7 बटे दोनों का योग, 7 और 3 10, और गुना कितना हो जाएगा? 40। कितने हो जाएंगे बॉयज? 28। कटेगा 0 0, 7 चौक 28 हो जाएगा। गर्ल्स की संख्या कितनी होगी? तो गर्ल्स वाला हिस्सा कितना है? 3 है। 3 बटे कितना हो जाएगा? 10, 40, 3 चौक कितना हो जाएगा? 12। ये 40 में से 28 घटा के भी 12 आप निकाल सकते हो। अब बॉयज की संख्या आ गई 28, गर्ल्स की संख्या आ गई 12, और इनके औसत अंक कितने हैं? 65 72। तो आप ऐसे कर सकते हो, लड़कों के औसत अंक का लड़कों की संख्या से गुणा करोगे तो कितना आएगा बताओ? लड़कों की संख्या 28, लड़कों का औसत अंक 65, प्लस लड़कियों का लड़कियों की संख्या 12 और लड़कियों का औसत अंक कितना है? 72 है। 12 गुणित 72, ये आप जो गुणा करके जोड़ रहे हो इसका मतलब आपने कुल अंक ज्ञात किए। कुल, सॉरी, मतलब कुल संख्या, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात और उनके, हाँ, कुल अंक। ठीक है, लड़के की संख्या का लड़के के अंकों के साथ गुणा, लड़कियों की संख्या का लड़कियों के अंकों के साथ गुणा, मतलब कुल अंक आपको मिल गए। अब आपको औसत अंक पूछा है तो कुल छात्रों से आपको भाग देना पड़ेगा, ऐसे आपको मिल जाएगा ये। तो 28 गुणित आप 65 करोगे तो कितना आएगा देखो? 28 8 पंजे 40, 140, तो ये हो गया। उसके बाद 6 अठे 48, 6 दूनी 12, 14 40 आधा चीज 76, 18 20, 5 दूनी 10, और 6 अट्ठे 48, असली 4, 6 दूनी 12 4 16। हाँ, कितना आएगा? 18 20 प्लस, और ये 840 और 24, 864 आएगा शायद, है ना? और बटे 40, तो आप इसको जोड़ दो। 4 8 8 8 16 हासिल 1 26 84 बटे 40 है। 0 4 4 6 2 8 8 16 हासिल 1। उसके बाद इसको आप डिवाइड कर दो। तो देखो डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे? 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, 268 को एक साथ पकड़ो, ठीक है ना? 268 को एक साथ पकड़ो, ये 4 से इसको डिवाइड कर दो, बाद में वो कर देना। हाँ चलो ऐसे कर, 4 छक्के 24, 2 बचेगा, 28 हो जाएगा। 4 सत्तर 4 एक कम 4। समझ में आया कि नहीं है? अब इसके कारण जीरो कारण एक दशमलव लगा देना, 67.1। आपका आंसर आ गया। अगर हाँ तब भी आ रहा है, मतलब ऐसे भी आ सकता है, और ये ऐसा भी कर सकते हो, 7 मतलब अनुपातिक संख्याओं को ही गुणा करके। हम्म। हाँ, क्योंकि अनुपातों का योग कितना है? 10 है। ऐसा भी कर सकते हैं, और ऐसा भी कर सकते हो कि माध्य मतलब जो अपन एज्यूम्ड मीन लेते हैं उसकी मदद से भी आप बना सकते हो। जैसे लड़कों के औसत अंक कितने हैं बताओ? 65, और लड़कियों के कितने? 72। तो ये किनके आसपास का आंकड़ा है? 70 के आसपास का आंकड़ा है ना? 70 से आसपास है दोनों। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ये देखो 70 को आप एज्यूम्ड भी मीन मान लो, एज्यूम्ड मीन यानी
कल्पित माध्य, जो हम पढ़ते थे ना कल कि सभी आंकड़े जिसके करीब हमको दिखते थे, तो ये भी 70 के करीब दिख रहा है, तो 70 को आप एज्यूम्ड भी मान लिए। अब क्या करेंगे, वही काम करना है, बस लड़कों की संख्या का लड़कों के जो औसत अंक हैं उनसे आप गुणा किए। तो अब जैसे लड़कों के औसत अंक कितने, 65 हैं, तो आपने 28 को 65 से गुणा किया। अब आपको 65 से गुणा नहीं करना है, अब उससे जो विचलन होगा उससे गुणा करना है, यानी कि 28 गुणित 65 मत करो। अब वो 70 आपने कल्पित माध्य चुन लिया ना, तो 70 का 65 से विचलन कितना है, -5, मतलब 5 कम है ना, तब वो लिखेंगे। प्लस आपने लड़कियों की संख्या का लड़कियों के प्राप्तांक से औसत अंक से गुणा किया, तो 12 लड़कियों की संख्या है, तो आप 72 से गुणा मत करो। 70 से इसका विचलन कितना है, 72 का 2 ज्यादा दिख रहा है कल्पित माध्य के रूप में, सॉरी हाँ कल्पित माध्य के रूप में मैंने 70 ले लिया, 2 ज्यादा है तो 2 करो। समझ में आ रहा है ना। अब आप उसको डिवाइड करो, जो लड़कियों की जो लड़के और लड़कियों की संख्या है 40 से डिवाइड करो, देखो कितना आएगा। 8 पंजे 40 माइनस 140 में से आप 24 घटाओगे तो 116, 40। अब देख लो आप यहाँ से कितना मिलता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 दूनी 36, ठीक है ना। 4 दूनी 8, 4 दूनी 36, तो 70 में 2.9 जाएगा तो 67.1 बचेगा। तो आंसर ऐसे भी आ रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई गड़बड़ तो नहीं है। और ये भी तरीका अच्छा है, उसने बहुत बढ़िया तरीका बताया आपने भी, वो भी सही है। कि पूरी संख्या ना निकाल करके केवल अनुपातिक आप योग ज्ञात करो, ठीक है, वो वाला तरीका से भी देखते हैं। ये समझ में आया नहीं, कल्पित वाला तरीका समझ में आया, ये तरीका समझ में आया कि नहीं बताओ। कल्पित माध्य कितना चुने अपन, 70, क्यों 70 चुने, क्योंकि ये दोनों आंकड़े लड़कों के औसत अंक और लड़कियों के औसत अंक, एक का 65 एक का 72 दिख रहा है, 70 से कम ज्यादा दिख रहा है, 70 को कल्पित माध्य चुन लिए। फिर लड़कों की संख्या का आप किससे गुणा किए, लड़कों की संख्या का लड़कों के अंक से गुणा करना है, लेकिन मैंने 70 अलग कर लिया है, तो 70 से इसका विचलन -5, लड़कियों की संख्या 12 है और इससे विचलन कितना है, 72 का 70 से विचलन +2 है, तो ऐसे ले लिया, फिर इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अपन ऐसा भी कर सकते हैं, देखो इसको मैं मिटाऊं क्या, ऐसा भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर अपन अनुपातिक योग देखें, देखो ना, सबसे पहले विचलन कितने हैं, आप 70 ले लो, माध्य विचलन, मतलब माध्य कल्पित माध्य जिसको बोल रहे, कल्पित माध्य कितना बोल रहे हैं, 70, ठीक है, कल्पित माध्य आप 70 ले लो। अब देखो ध्यान से, कल्पित माध्य 70 लेने के बाद आप क्या करो, आप लड़कों और लड़कियों की संख्या में अनुपात कितना है, 7:3। मान लो यही लड़के की संख्या और यही लड़कियों की संख्या, एक बात की बात मान लो, ठीक है। तो क्या करोगे बताओ, लड़कों की संख्या 7 और उनके औसत अंक कितने लिखोगे, 65 मत लिखना। यदि आप कल्पित माध्य 70 चुन चुके हो तो विचलन लिखना, सिर्फ विचलन लिखना, -5, कम है तो -5। लड़कियों की संख्या को 3 मान लो, अब विचलन लिखो, कितना होगा विचलन, लड़कियों के प्राप्तांक का कितना होगा, 72 से 70 का विचलन +2, और दोनों का योग 7 3 कितना हो जाएगा, 10। सॉल्व कर लो आप, -35 में से 5 जाएगा तो कितना होगा बताओ, 7 पंचे -35, 3 दूनी 6, 29, -29/10, 70 - 2.9, वही आया है 67.1। ये भी सरल तरीका है, देखो ये सरल तरीका एक और, ये लड़कों के औसत अंक और लड़कियों के औसत अंक किसके करीब दिख रहे हैं आप बताइए, 70 के करीब दिख रहे हैं, तो 70 को मैंने क्या चुन लिया, कल्पित माध्य, क्या बोलते हैं इसको अपन, कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन बोलते हैं। अब देखो, जैसे लड़कों और लड़कियों की संख्या में 7:3 है, तो 7 लड़के मान लो, 3 लड़कियां मान लो, तो क्या हुआ, लड़कों की संख्या को लड़कों के औसत अंक 65 से गुणा करने के बजाय, अब जो हम लोग 65 से गुणा कर रहे थे ना, अब 65 से गुणा नहीं किए, किससे गुणा किए, -5 से। -5 से क्यों, क्योंकि आपने कल्पित माध्य कितना चुन लिया, 70। 70 क्यों चुना,
हमको क्या देखना है, जो आंकड़े हमको दिए गए हैं उसके करीब करीब। देखो एक 65 है और एक 72 है, तो इनके करीब करीब कौन है, 70 है, दोनों के आसपास है। 70 चुन करके उसका विचलन लिखना है आपको कि 70 से 5 कम 65 है तो -5। और ये 3 3 के साथ किसको गुणा करोगे, लड़कियों के औसत अंक। कितने लड़कियों के औसत अंक, 72। लेकिन आपको केवल यहाँ पे के लिए क्या लिखना है, 2। ऐसा क्यों, क्योंकि कल्पित माध्य से ये 2 ज्यादा है। उसके बाद 10, 7 और 3 10 होता है, तो टोटल संख्या सॉल्व कर लिए, 29/10 67। ये सबसे बेस्ट तरीका है ये वाला। ऊपर से तो नहीं गया ना, समझ में आया नहीं है भाई। चीज वही है, आप पूरा 65 और पूरा 72 से गुणा करने के बजाय 70 क्या कर लिया आप, वहां से अलग कर लिए ना आपने 70। आप क्या सोच रहे थे, आप बोल रहे थे कि सर 7 गुणित 65 करो, 3 गुणित 72 करो बटे 10 करो। तो मैंने क्या किया, अब ये गुणा थोड़ा कठिन है तो मैंने इसको सरल बनाने के लिए क्या किया, ये देखा कि 65 और 72 किसके करीब है, इनके करीब की संख्या, राउंड फिगर, सरल अंक कौन सा है, बीच में 70 आता है। तो 70 को मैंने कल्पित माध्य चुन करके फिर देख लिया कि अगर 70 कल्पित माध्य चुनता हूँ तो ये उससे कितने कितने डिफरेंस में है। तो 65 उससे 5 कम करके -5 लिखा, और 72 उस 70 से 2 ज्यादा करके +2 लिखा। चीज वही हो रही है, 10 से भाग कर रहे हैं, जो आएगा उसको जोड़ दे, माइनस आ रहा तो माइनस कर दें। -35 में +5 जाएगा, +6 जाएगा तो -29 बचेगा। सेकंड क्वेश्चन कितना है आंसर, औसत आयु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, औसत आयु बढ़ेगी कि घटेगी बताओ, घट जाएगी। क्यों, 6 सदस्यों वाली समिति में औसत आयु 42 वर्ष है। औसत आयु 42 वर्ष है, इसका मतलब है कि उस समिति में 42 साल से ज्यादा के लोग भी होंगे, कम के लोग भी होंगे। अब 72 साल के एक आदमी ने इस्तीफा दे दिया, मतलब बहुत सारा चीज उसमें से कम हो गया। ऑब्वियस सी बात है, औसत आयु अब कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, करेक्ट। औसत आयु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब आपको बताने कि औसत आयु कितनी कम या ज्यादा हो जाएगी, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं, देखते हैं, वो 2 मिनट में बन जाएगा, एकदम सरल कहानी है। देखो सबसे पहले बताओ, 6 सदस्यों वाली एक समिति में औसत आयु कितनी है, 42 वर्ष। तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, गुणा करेंगे तो कुल आयु मिलेगी। कुल आयु कितनी मिलेगी बताओ, समिति की कुल आयु बताओ, समिति के सदस्यों की कुल आयु 252। ठीक है, इन इस कुल आयु में से एक आदमी ने इस्तीफा दे दिया, 72 साल का एक आदमी। तो कुल आयु में से अगर आप 72 साल के आदमी की आयु माइनस कर दें 180, और एक आदमी इस्तीफा दे दिया, मतलब 6 सदस्यों में से अब कितने सदस्य बचे उस समिति में, 5 सदस्य बचे। तो 180 कुल आयु है और 5 सदस्य बचे हैं। तो 5 एकम 5 तिरिक 15 और 5 छः 30, 36। ये 36 आपका एवरेज आयु निकला उस सदस्य के इस्तीफा देने के बाद की एवरेज आयु है। और पहले एवरेज आयु कितनी थी, 42, अब कितनी हो गई, 36। तो 6 साल कम हो गया। ये आपका आंसर होगा। आपको औसत आयु 36 नहीं बताना है, आपको फर्क क्या पड़ेगा वो पूछना है। तो 6 वर्ष कम हो जाएगी ऐसा आपको बताना है। अगर आपको ऐसे पूछता प्रश्न में कि इस्तीफा दे देने के बाद अब औसत आयु कितनी हो जाएगी, तब आपको 36 साल लिख सकते थे आप। बाद की औसत आयु अगर पूछा होता तो 36 साल, और फर्क पूछा है, फर्क मतलब डिफरेंस नहीं आया ना ये वाला। कैसे कम हो गया, देखो ध्यान से देखो, कुल आयु पहले निकाले, समझ में आया कि नहीं आया? कुल आयु कैसे निकाले, सदस्य कितने, 6 हैं, औसत आयु कितनी है, 42 है। सदस्यों की संख्या को औसत आयु से गुणा करोगे तो सदस्यों की कुल आयु मिल जाएगी 252। अब उसमें से एक 72 साल का आदमी क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। अब उस 72 को माइनस कर दिए, अब जितने सदस्य बचे उनकी टोटल आयु कितनी हो गई, 180। कितने सदस्य बचे बताओ, 5। तो पांचों सदस्यों की जब टोटल आयु 180 है तो उनका एवरेज क्या होगा, तो उसको 180 से 5 को भाग, मतलब 180 को 5 से भाग दूंगा ना भाई, 180 को किससे भाग दूंगा, 5 से भाग दूंगा। तो ये क्या निकला, ये 36 वर्ष जो है ना, वो जो समिति में 5 लोग बच गए ना उनकी एवरेज आयु है। पहले समिति में कितने लोग थे, कितने लोग थे, तो उनकी एवरेज आयु कितनी थी, 42 वर्ष, वो प्रश्न में दिया है। लेकिन एक आदमी की इस्तीफा दे देने के बाद
जब उसमें 5 लोग बचे तो पांचों की टोटल आयु 180 थी और 180 को 5 से डिवाइड किया तो मैं 36 साल एवरेज आयु निकली। उन पांचों की एवरेज आयु 36, पहले 6 लोग की एवरेज आयु 42 थी। तो कितने का फासला दिख रहा है एवरेज आयु में? 6 का फासला हो गया। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि एवरेज आयु में 6 की कमी हो गई। ठीक है ना? ओके, इजी है बहुत। तो मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर आपसे प्रश्न में ऐसा पूछा होता कि उसके इस्तीफा देने के बाद अब औसत आयु कितनी हो जाएगी, अगर ऐसा पूछा होता तो आप 36 बोलते। लेकिन फर्क पूछा है, तो फर्क पूछा है मतलब पहले की औसत आयु और बाद की औसत आयु में आपको डिफरेंस कितना है वो बताना है। चलिए, तो तीसरा तीसरा सवाल देखो, क्रिकेट वाला है, क्रिकेट वाला। तो एक खिलाड़ी का 15 पारियों का कुछ औसत था, होगा कुछ औसत, मान लो औसत एक्स था। 15 पारियों में उसने जो रन बनाए उसका, हाँ, औसत औसत मान लो एक्स है, 15 पारियों का औसत, 15 पारियों का औसत मान लो कितना है, एक्स। तो जब 15 पारियों का औसत एक्स है तो कुल रन कितने जाएंगे 15 पारियों में? 15 पारियों के कुल रन कितने जाएंगे? तो सीधी सी बात है, औसत को अपन उनसे गुणा करते हैं, गुणा करते नहीं भाई। अब क्या बोल रहे हैं, 16वीं पारी में उसने 85 रन बना लिए, जिससे उसके औसत रन में कितने की वृद्धि हो गई? 2 की वृद्धि हो गई। तो मैं उसको लिखूंगा 16वीं पारी में उसने 85 रन बनाए तो औसत रन में 2 की वृद्धि हो गई। पहले औसत रन कितने थे बताओ? नहीं, औसत 15 पारियों का औसत रन एक्स था, तो ये तो 15 पारियों के कुल रन 15 एक्स है। समझ में? अब देखो ध्यान से सुनिएगा, 16वां पारी जब वो खेलता है तो 85 रन बनाता है और औसत रन में, ध्यान से देखिएगा एक बार में समझ में आ जाएगा, औसत रन में कितने की वृद्धि हो जाती है? 2 की वृद्धि हो जाती है, 2 की वृद्धि हो जाती है। 16वीं पारी में 85 रन बनाने के बाद उसके औसत रन में 2 की वृद्धि हो जाती है। मतलब पहले अगर 15वीं पारी तक औसत रन अगर उसका एक्स था, तो 16वीं पारी के बाद उसका ऐसा औसत रन टोटल कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 2, क्योंकि 2 की वृद्धि हुई है, 2 की वृद्धि, 2 की क्या हुई है? वृद्धि। तो मेरे को बताओ 16वीं पारी के बाद औसत रन हो जाएगा एक्स प्लस 2। समझ में? 16वीं पारी के बाद औसत रन कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 2। ये लिखूं क्या यहाँ पे? 16वीं या 16 पारी का टोटल, 16 पारियों का टोटल, 16 पारियों का औसत रन कितना हो गया? एक्स प्लस 2। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, 16 पारियों का टोटल रन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 16 पारियों का कुल रन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 16 गुणित एक्स प्लस 2 करना पड़ेगा। सवाल को ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 पारियों का औसत रन कितना मान लिया आपने? एक्स। 15 पारियों का औसत रन एक्स माना, तो 15 पारियों का कुल रन कितना मिलेगा? 15 एक्स। प्रश्न क्या बोल रहा है, जब वो 16वां पारी खेलता है तो 16वां पारी में 85 रन बनाता है। अब उसका टोटल 16 पारियों का अगर एवरेज देखें तो वो औसत अपने 15 पारियों के औसत से 2 ज्यादा हो जाता है। तो 16 पारियों का औसत रन कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 2। तो 16 पारियों का कुल रन कितना हो जाएगा? 16 एक्स प्लस 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 16 पारी का कुल रन अगर आपको जानना हो, क्या जानना हो? 16 पारी का कुल रन जानना हो तो क्या करना पड़ेगा? 15 पारी का कुल रन प्लस 16वीं पारी का कुल रन। 16वीं बोलने का मतलब अलग है ना। जैसे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान, शांत रहो, देखो ध्यान से देखो। जैसे मान लो वो 15 बार खेलता है, ठीक है, 15 बार खेला, कितना रन बनाया? इतना बनाया। अब एक बार और खेला, अब टोटल कितना रन बनाया ये जानने के लिए वो क्या करना पड़ेगा? 15 बार में, 15 बार खेलने पर कितना बनाया प्लस वो आखिरी बार में कितना बनाया, दोनों को ऐड करूंगा तब पूरा 16 बार में कितना बनाया वो मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ?
तो ये 16 पारी का कुल रन अगर आपको जानना हो तो क्या करना पड़ेगा, शुरू की 15 पारी का कुल रन और लास्ट में 16वें बार में जो 16वें पारी में जो रन 16वें पारी में जो रन बनाया ना उसको आपको जोड़ना पड़ेगा। तो बताओ 16 पारी का कुल रन कितना है बताओ यहाँ पे, 16 इंटू एक्स प्लस 2। 15 पारी का कुल रन कितना है, देखो 15 पारी का कुल रन 15x और 16वीं पारी में कितना रन बनाया है उसने, 85 रन बनाया है। तो अब इसको सॉल्व करो कितना आएगा बताओ, 16x में 15x जाएगा और 85 में 32 माइनस होगा, इसको अंदर गुणा करोगे 16x 16 दूनी 32, 15x उधर जाएगा 32 इधर माइनस हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 5 में 2 हो गया 3, 53। ये 53 क्या है, ये 53 क्या है बताओ, ये 53 15 पारियों का क्या है आपका औसत है। 15 पारियों का औसत आपने क्या माना था x, और 16 पारियों का औसत कितना माना था आपने, 16 पारियों का औसत कितना माना था, 16 पारियों का औसत x प्लस 2। तो 16 पारियों का औसत अगर जानना हो आपको तो 53 यहाँ रखेंगे तो 53 प्लस 2 कितना हो जाएगा 55, वही आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन कहाँ समझ में नहीं आया बताओ, दोबारा नहीं समझाऊंगा, 3 बार हो गया इसको रिपीट करके। सिर्फ कहानी समझ में, सिर्फ एक चीज पूछ लो, कहीं डाउट है तो पूछो, कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ। ध्यान न होने की वजह से अगर नहीं समझो तो मैं नहीं बताऊंगा, 3 बार हो गया इसको बताते हो उसी चीज को। तो एनर्जी लगता है भाई, बहुत एनर्जी लगता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है। पारी क्रिकेट वाला भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। अब लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला बड़ा गजब का प्रश्न है, इसमें एक्स के हमको इंटरवल्स पूछे कि किस इंटरवल में एक्स का मान शामिल होगा। कौन सा वाला है, बी या डी दोनों में से कोई एक, ए, ए है ए। चलिए समझते हैं इसको भी, इनका एवरेज निकालते हैं। चलिए क्या बोल रहा है प्रश्न में, ध्यान से देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, 15, 21, 32, 35, 46, फिर x, फिर 59, फिर 65, फिर 72, इनका औसत मान कितना है, 43 और 44 के बीच में है या इनमें से किसी एक के बराबर है। मतलब कि आपको ऐसे लिखना है 15, इसको क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकता था कि इनका औसत मान 43 या 43 से ज़्यादा और 44 या 44 से कम, इनके बीच में हो सकता है इसका मान, 43 भी हो सकता है 44 भी हो सकता है और 43 से 44 के बीच की कोई संख्या भी हो सकती है। तो उसको लिखेंगे कैसे, देखो इन सबों का औसत निकालने के लिए सबों को जोड़ना पड़ेगा और सबों को जोड़ करके आपको भाग देना है इनकी संख्या से। तो इनकी संख्या कितनी है बताओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 से भाग दोगे तो एवरेज निकलेगा और ये एवरेज प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहे हैं, 43 44 के बीच में है और इनमें से किसी एक के बराबर भी हो सकते हैं, या करके बोल रहे हैं या। तो आप इसको कैसे सजाएंगे पता है, 43 और 44 लिखेंगे ऐसे और यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे, देखो ये औसत 43 से बड़ा भी हो सकता है या 43 के बराबर भी हो सकता है और 44 से छोटा भी हो सकता है, 44 के बराबर भी हो सकता है। प्रश्न की ऐसी बात है तो वैसे ही आपको सजाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे ध्यान से सुनो, ये 43 सबसे पहले आप इनको पूरा को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ो चलो, 2, 5, 7, 9, 16, 16, 6, 22, 22, 5, 27, 2, 29, 31, 5, 35, 35 हासिल है कितना हुआ 3,
3 7 10 6 16 5 21 4 25 3 28 3 31 2 33 और एक 34 और प्लस एक सिंगल एक्स बचा है और बटा में 9 बचा है और लेस देन इक्वल्स टू 44। समझ में आया कि नहीं? मतलब कहीं डाउट है क्या? एकदम अच्छे से समझो, पूरा ध्यान से समझना है। अब सुनो, ये बटे 9 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब में 9 का गुणा करना पड़ेगा। सब में मतलब जो जो दिख रहा है आपको 9 का गुणा, यहाँ 9 का गुणा करेंगे ना तो 9 9 कट जाएगा, फिर यहाँ 9 का गुणा करेंगे। सब में मतलब हमारे पास यहाँ पे तीन चीजें दिख रही हैं, 3 पद दिख रहे हैं। एक ये वाले चिन्ह के उस तरफ वाला, ये वाले चिन्ह के इस तरफ वाला, ये वाले चिन्ह के इस तरफ वाला। तो 9 से गुणा करने का मतलब ये है कि आप 9 से गुणा करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा बताओ? 3 या 27 हासिल 2, फिर 9 चौक 36 और 2 38। ठीक है, ओके। अब बताओ, ध्यान से देखिएगा, ये 345 प्लस एक्स बटे 9 है, लेकिन मैं 9 से गुणा क्यों? तो ऐसे बटे का 9 और फिर 9 से गुणा करने पर वो कट जाएगा, तो उसको लिख ही नहीं रहा हूँ। और 9 से इसको भी गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 हासिल है 3, 9 चौक 36 और 3 39। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, हमको जो पूछा है ना वो x के बारे में पूछा है। तब x के बारे में पूछा है, तो जिसके बारे में पूछा है उसको अकेला रखो। अकेला रखने के लिए इसको हटाना पड़ेगा। 345 को कैसे हटाएंगे? तो जैसे आपने 9 का सब में गुणा किया ना, वैसे ही आप 345 को सब में माइनस करो ताकि यहाँ से 345 हट जाए। तो 345 सब में माइनस करो, अर्थात सब में बोलने का मतलब इधर भी, इधर भी, इधर भी, 3 चीजें हमारे पास। चलो 345 माइनस करो, यहाँ 345 माइनस करेंगे, देख लो 387 में से 345 जाएगा, 42 बचेगा। ठीक है, यहाँ 345 घटाएंगे तो 345 कट जाएगा, एक्स बच बचेगा। यहाँ 345 माइनस करोगे, 396 में 6 में 5 गए 1, 51। अब क्या दिख रहा है ऑप्शन में? ए। साफ साफ पूरा आंसर आ रहा है, देखो है नहीं, पूरा हूबहू आंसर आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये औसत के सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं।